हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण वेग के व्यंजक का व्युत्पन्न। तो देखिए, आपको प्रक्षेपण वेग होता है जो रॉकेट के लिए हम हर किसी के लिए यूज करते हैं, तो उसके जो व्यंजक हैं इसका डेरिवेशन हम स्टेप वाइज सीखेंगे। तो आपको वीडियोस एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर तक निश्चित ऊंचाई तक फेंकने के लिए, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की तरफ है ना, ऊर्ध्वाधर यानी एक निश्चित ऊंचाई यानी एक निश्चित हाइट होती है, उस तक हमें फेंकना है। जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, जो भी मैक्सिमम, अब यहाँ पर कभी भी न्यूनतम लिखना, अधिकतम मत लिखना, ठीक है। न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, उस वेग को प्रक्षेपण वेग कहते हैं, क्योंकि अधिकतम बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहले तो इसकी डेफिनेशंस, परिभाषा लिख दी, तो आपको यहाँ से प्रभाव पड़ता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। फिर देखिए, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एक जैसे ये पृथ्वी है, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या है, आर है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम यहाँ से इसको बाहर फेंकेंगे, यहाँ से केंद्र की तरफ से, जो भी पृथ्वी से यहाँ से बाहर फेंकेंगे, ये पृथ्वी की सतह है ना, सरफेस है। यहाँ से एम द्रव्यमान की जो वस्तु है या कोई भी है, कण है, जो भी है ना, जैसे रॉकेट है, वो भी फेंक दिया है ना। तो ये एच ऊंचाई, एच हाइट है ना, तो यहाँ तक हमने फेंकी है ना। अब वो कितनी है वो हमें पता नहीं है, इसका ये डायग्राम बना दिया। तो देखिए, माना एक एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने डायग्राम में किया है, वो यहाँ पर राइट डाउन किया है, ठीक है। तो इस पिंड का वेग, इसका वेलोसिटी यानी वेग कितना है, v है, तथा यह पिंड पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक इस वेग से गति करता है ना। तो ये पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक किससे, v वेग से गति करता है। यानी कि यहाँ से अगर हम इसको फेंकेंगे तो यहाँ तक, जैसे कि m द्रव्यमान का पिंड यहाँ तक प्रक्षेपण वेग को पार कर देगा, तो ये h ऊंचाई तक जो भी है ना, ये v वेग से ही गति कर देगा, है ना। तो इस स्थिति में पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा रहती है, जो वो नियत रहती है, ठीक है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है ना। तो ये आपको संवेग संरक्षण का नियम समझाया था, उसमें भी मैंने यही कहा था। तो ये यहाँ पर जो स्थिति होती है, फॉलो होती है ना। तो देखिए, हम पहले देखेंगे सतह पर पिंड की कुल ऊर्जा, जो भी यहाँ सरफेस होती है, अर्थ की जो सरफेस है, यहाँ पर पिंड की जो कुल ऊर्जा कितनी है ना। तो जो एम द्रव्यमान का पिंड था, उसकी कुल ऊर्जा कितनी है, तो E1, इसको हमने E1 से डिनोट किया। तो E1 क्या होगी, यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पिंड की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिक ऊर्जा भी होती, और स्थितिज ऊर्जा यानी कि U1 भी होगी, है ना। तो इसको हमने काइनेटिक एनर्जी K1 U1 से डिनोट किया है। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। K1 काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, प्लस U1 हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर U1 को हम U1 से डिनोट करेंगे। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। और अब देखिए, h ऊंचाई तक पिंड की कुल ऊर्जा, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से फेंका, अब ये उसको यहाँ से उड़ाया, फेंका, जो भी। तो h ऊंचाई तक फेंकने के बाद इसके पिंड की जो कुल ऊर्जा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू, अब इस सेकंड स्थिति अगर हम देखेंगे, यहाँ से ये पिंड यहाँ तक चला गया, ठीक है। यहाँ से इसने प्रक्षेपण वेग को पार कर दिया, तब इस पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। यहाँ पर K1 प्लस U1 लिया था, तो यहाँ पर K2 प्लस U2 लेंगे। तब यहाँ पर देखेंगे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। गति ऊर्जा जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर स्थिर रह जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो स्थिर ऊर्जा क्या, U2 से डिनोट किया, तो U2 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, U2। यानी कि जो कुल ऊर्जा होगी वो स्थिर ऊर्जा के बराबर ही रह जाएगी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व 2 की तुलना कर दी समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना से, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से या तुलना करेंगे यानी 0 प्लस U2, यानी जो भी है ना, हाफ mv स्क्वायर प्लस U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2। आपको पता ही, यहाँ से U2 की तुलना की, यानी कि E2 की जगह यहाँ से देखिए, ये U2 और इसकी दोनों की तुलना कर दी, है ना। ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा दोनों नियत रहती है, बराबर है, तो इनकी आपस में तुलना कर दी, तो क्या हो गया, इसकी जगह हाफ mv स्क्वायर प्लस U1, इसकी जगह क्या था, 0 प्लस U2 या U2 जो भी लिखा है ना, तो U2। अब U2 में से U1, यहाँ से U2 से ये U1 इधर आएगा, तो U2 माइनस U1 हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर। अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, ठीक है। U2 माइनस U1 इज इक्वल हाफ mv स्क्वायर। अब U2 माइनस U1 से हम क्या डिनोट करेंगे, डेल U, है ना, गति स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। तो यहाँ से देखिए, हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है। अब ये देखिए, आपको मैंने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला लिखाया था, या फिर आपको डेरिवेशंस भी कराया था। नहीं याद है तो वो वीडियो देख सकते हो, और ये नहीं याद तो आपको इस स्थिति में यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करना है, आपको याद रखना है कि डेल यू क्या होता है, mgs अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होता है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 दे दिए। ये समीकरण नंबर 4 है, उसका मान अब 3 में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो जो हाफ mv स्क्वायर था, उसकी जगह डेल यू की जगह ये स्थिति रखेंगे, तो डेल यू की जगह ये स्थिति रखेंगे। तो देखिए, कहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, हाफ mv स्क्वायर था, अब यहाँ पर क्या बनेगा, डेल यू बनेगा। देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, डेल यू बनेगा। यहाँ पर अगर डेल यू बनेगा, तो डेल यू की जगह वो रखेंगे, तो हाफ mv स्क्वायर की बराबर क्या रखेंगे, डेल यू। तो यानी कि हाफ mv स्क्वायर के बराबर क्या रखेंगे, mgh अपॉन 1 प्लस HR।
है ना, 1+h/r। तो m से m कट जाएगा तो v स्क्वायर की बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gs/1+hr। तो v स्क्वायर की जगह v का मान निकालना है तो क्या होगा, v इक्वल टू हो जाएगा √2gs/1+h/r। इसको हमने समीकरण नंबर 6 दे दिया। यही प्रक्षेपण वेग का व्यंजक है जो हमने याद करना था, डेरिवेशंस में हमें क्वेश्चंस में कहा था। तो ऐसे कैसे आपको एग्जाम में राइट डाउन करके आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।